ओ बाल दोस्तों, आज हम किलबिल जंगल चलते हैं। इस जंगल में तरह तरह के पशु पंखी रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, डरो मत। अब इस जंगल में कोई नहीं रहता क्योंकि किलबिल जंगल में अकाल पड़ा है। इसीलिए सभी जानवर पंखी पानी की खोज में दूसरे जंगल में चले गए हैं। तो तुम कहोगे फिर जंगल में क्यों जाना है? परंतु दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं कौवे साहब को। जरा देखो तो, ऐसे अकाल में भी कौवे साहब कैसे शांत और चैन से बैठे हैं, क्योंकि सारे जंगल में सिर्फ कौवे साहब के पास ही पानी है। कौवे साहब वैसे तो बड़े होशियार हैं और व्यवहारू भी, इसीलिए उन्होंने पानी का बूंद बूंद संभाल कर उपयोग में लिया है और जमा भी किया है। क्यों सही है ना कौवे साहब? पर इस कौवे साहब के मन में एक सवाल आया कि पानी का प्रयोग अब कैसे किया जाए। देखो देखो, वे सोच में डूबे हुए हैं। अगर इस पानी का नींबू शरबत बना के किलबिल जंगल में बेचने लगूं तो मैं फटाफट मालदार बन जाऊंगा। फिर मैं और पानी लूंगा और नींबू शरबत बना के बेचूंगा। देखते ही देखते मैं किलबिल जंगल का सबसे श्रीमंत कौवा बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। अरे अरे कौवे महाराज, रुकिए जरा, इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए। वो पैसे असली नहीं है। इस तरह गुस्से मत होइए और इतने सारे पैसे देकर किलबिल जंगल के सारे कौवे टूट पड़ेंगे, तब क्या करेंगे? अरे बाप रे, सचमुच कौवे आ गए। कौवे महाराज तैयार हो जाइए, बचाइए अपने आप को। और ये क्या, कौवे महाराज युद्ध कर रहे हैं। किसी को लात, किसी को मुक्का, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, मारो मारो। सरे रे रे, सारा पानी गिर गया। माफ करना, इस तरह गुस्सा मत कीजिए भाई। चद्दर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। सपनों की दुनिया में खो जाओगे तो नुकसान तो होगा ही ना। अब ऐसे गुस्सा करते हुए मत बैठिए, सोचिए, पानी खोजिए, पानी। देखा ना कौवे महाराज कैसे चतुर और मेहनती हैं। और देखो तो इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। दूर नीचे खाली कुंजे में पानी दिखाई देता है। चलिए चलिए कौवे महाराज, जल्दी नीचे जाकर पानी पी लीजिए। क्या हुआ? देखें तो, अरे रे रे रे, पानी तो बहुत ही नीचे है और आपको प्यास लगी है। क्यों? अरे फिर ऐसे शांत क्यों हैं? आप इतने चतुर होशियार, कोई उपाय ढूंढिए। वाह, क्या उपाय है कौवे महाराज। अब पानी पिया जाए। नहीं नहीं, ये उपाय नहीं चलेगा। वाह, इसे कहते हैं दिमाग। शाबाश। अरे अरे, गिर जाएंगे। ये उपाय भी नहीं चलेगा। और कुछ सोचिए, सोचिए सोचिए सोचिए। मिला? बताइए बताइए, क्या कर रहे हैं? अरे, उपाय बताइए बोला तो उड़ गए। ये क्या ले आए? कंकड़? अरे अरे, पानी में क्यों डाल रहे हैं? पानी खराब हो जाएगा ना। क्या देखें, वाह क्या उपाय है। कंकड़ डालने से पानी ऊपर आया। ये क्या?
कौवे महाराज एक के बाद एक कंकड़ डालते जाते हैं और पानी ऊपर आता जाता है। इसे कहते हैं होशियारी। देखा ना दोस्तों, बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो कोई भी असंभव बात संभव हो जाती है। चलो कौवे महाराज, पी लो ये पानी और बुझाइए आपकी प्यास। अरे रे रे बेचारे कौवे महोदय। कौवे साहब, अजीब बुद्धि का प्रयोग सही जगह पर और सही समय पर किया जाए तभी उसका फायदा मिलता है। बाय, टाटा। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में माधु और गणेश नाम के दो किसान रहते थे। माधु शरीर से मोटा और बलवान आदमी था और गणेश बिल्कुल दुबला पतला शक्तिहीन आदमी था। माधु और गणेश दोनों जिगरी दोस्त थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह दोनों खेती के औजारों की खरीदी के लिए पास के गांव में यानी लक्ष्मणपुर जाने के लिए निकले। चलते चलते मजाकिया स्वभाव वाले गणेश को माधु का मजाक उड़ाने का दिल हुआ। उसने माधु से कहा, क्यों भाई माधु, तुमने साथ में तलवार, चाकू, छुरी या तो कम से कम एक कीला तो रखा है ना? सीधे सरल माधु ने कहा, नहीं रे गण्या, पर उसकी जरूरत क्या है? गणेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई रास्ते में कहीं बाघ सामने आ गया तो सामना करते हुए मरने की तसल्ली तो मिलेगी ना तुम्हें। क्यों मजाक उड़ा रहे हो तुम? अरे कहीं वही बाघ तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ तो क्या तुम जिंदा बचने वाले हो? उत्साहित होते हुए गणेश बोला, अरे माधु, पतला भले हूँ पर निर्बल नहीं हूँ मैं। खानदानी शिकारी हूँ, खानदानी। अरे पिछले ही हफ्ते इस जंगल से एक बाघ की टांग ले आया हूँ मैं। आश्चर्य से माधु बोला, क्या बात कर रहे हो गणेश? तुम तो बहुत ही बड़े शूरवीर हो, पर उस बाघ की टांग तोड़कर लाने के बजाय तुम उसका सर काट के क्यों नहीं लाते? घर की शोभा तो बढ़ जाती थी ना। अरे माधु, सर कैसे लाता? वो तो पहले ही कोई काट कर ले गया था ना। गणेश अपना मजाक उड़ा रहा है ये देखकर माधु ने भी उसका मजाक उड़ाने की सोची। उसने गणेश से कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, परसों की ही तो बात है। मेरे सामने 4 बाघ आकर खड़े हो गए, पर एक की भी हिम्मत नहीं हुई मुझे हाथ लगाने की। क्या? अरे 4 बाघ तुम्हारे सामने आ गए पर किसी ने कुछ भी नहीं किया? ऐसा क्यों? माधु अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, अरे तब मैं सर्कस देख रहा था ना। अब माधु अपना मजाक उड़ा रहा है यह समझने पर गणेश बोला, क्यों माधु, अब तुम मेरा मजाक उड़ाने लगे क्यों? अरे मैं तो वक्त कट जाए इसलिए मजाक मस्ती कर रहा था। माधु ने गंभीरता से कहा, गणेश, अरे मजाक की बात छोड़ो, जरा ठीक से सोचो। कहीं सचमुच कोई जानवर अपने सामने आ गया तो क्या होगा रे अपना? इतनी चिंता क्यों कर रहे हो माधु? मैं हूँ ना, मैं उस जानवर से भिड़ जाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। गणेश की बात सुनकर माधु की जान में जान आई। गणेश, अरे तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तो बहुत ही आराम मिला। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलने के लिए नसीब चाहिए, नसीब। ऐसे ही बातें करते हुए माधु और गणेश चलते गए। चलते चलते अचानक ही गणेश ने माधु से कहा, माधु, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है क्या? माधु ने शांति से कहा, नहीं तो, पर क्यों? तुरंत ही गणेश बोला, पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो भाग जाओ, वहाँ देखो सामने से भालू आ रहा है। ऐसा बोलते हुए गणेश सीधे पेड़ पर जाकर बैठ गया और माधु के होश खोश ही उड़ गए। वो कैसे भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता था।
आखिर हिम्मत हार के उसने गणेश से कहा, ए गणेश, अरे भाई मुझे हाथ दो और पेड़ पर खींच लो। माधु, अगर तुम्हें पेड़ पर चढ़ाया तो पेड़ ही टूट जाएगा, इसलिए तुम अब जल्दी ही यहाँ से भाग लो। गणेश अब मदद नहीं करेगा। ये बात समझने पर माधु के मन में एक विचार आया। भालू कभी भी मरे हुए आदमी को नहीं खाता, तो मैं यहाँ बिना सांस लिए मुर्दे की तरह पड़ा रहूं, इसी में मेरी भलाई है। देखें तो क्या होता है, नहीं तो भी भाग भाग के मैं कितना भागूंगा। ऐसा सोचकर माधु उस पेड़ के नीचे शांति से सो गया। माधु ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात गणेश की समझ में नहीं आई, और भालू को नजदीक आते हुए देखकर वो कुछ सोच भी नहीं सकता था। इस तरफ माधु को महसूस हुआ कि भालू बिल्कुल नजदीक आ गया है। माधु ने सांस लेना बंद कर दिया। भालू पेड़ के पास आया और इधर उधर देखा। पेड़ पर गणेश डाल के आड़े छुप गया। फिर भालू की नजर पास में ही पड़े हुए माधु की ओर गई। वो उसके पास गया और माधु का शरीर सूंघने लगा। भालू ने माधु के पांव, पेट, हाथ, मुंह और कान सारे अंग सूंघ लिए। माधु जरा भी सांस नहीं ले रहा था। ये देखकर भालू को लगा कि वो मर गया होगा और भालू वहां से निकल गया। इसके बाद माधु उठा और उसने एक लंबी सांस ली। इस तरफ ये सब देखकर आश्चर्यचकित गणेश पेड़ पर से नीचे उतरा और माधु से पूछा, क्यों भाई माधु, उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? हाँ, भालू को सिर्फ अपने कान सुनते हुए गणेश ने देखा होगा और इसलिए भालू ने अपने कान में कुछ कहा, ऐसा गणेश को लगा होगा। ये बात माधु की समझ में आ गई और मौके का फायदा उठाते हुए गणेश को सबक सिखाने के इरादे से माधु बोला, अरे गणेश, भालू ने मेरे कान में एक मंत्र कहा। ये सुनकर गणेश बोला, कौन सा मंत्र माधु? माधु ने कहा, अरे भालू ने कहा कि संकट के समय जो मदद करे वो ही सच्चा दोस्त होता है, इसलिए अब तुम उस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाऊंगा। यह सुनकर गणेश बोला, अरे माधु, पर उस रास्ते पर तो बहुत सारे जानवर हैं। माधु ने तुरंत कहा, रहने दे, तेरे जैसे बेवफा दोस्त से तो वो जानवर अच्छे हैं। अब माधु ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम इस रास्ते से जाओ, मैं उस रास्ते से जाता हूँ। इस तरह गणेश और माधु दोनों अलग अलग रास्तों से गए। देखा ना बच्चों, झूठ के रास्ते और बुराई के रास्ते चलने वाले दोस्त का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। एक गांव में शिवा नाम का एक भेड़ पालक रहता था। उसका इकलौता बेटा था। उसका नाम था सदू। इकलौता बेटा होने के कारण सदू पिता का बड़ा लाडला था, किंतु पिता के फालतू लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ भी दिया था। दिन भर उधम मचाने में ही वो अपना समय बर्बाद करता रहता था। पिता के साथ भेड़ों की निगरानी रखने जाना सदू को बिल्कुल पसंद नहीं था और लाडला होने के कारण पिता भी कभी जबरदस्ती नहीं करते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि शिवा को 3 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था, इसलिए उसने सदू से कहा, देख सदू, 3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हें ही भेड़ों को ले जाना होगा। उन पर ठीक से ध्यान रखना, समझे क्या? जंगली जानवर दबे पांव हमला करते हैं। कहीं ऐसा जानवर दिखाई दे तो तुरंत ही आवाज देकर लोगों को इकट्ठा कर लेना। समझ में आई बात? हाँ?
सदु ने बेबस होकर सर हिलाकर हाँ कहा। निश्चित समय पर सदु भेड़ों को लेकर चरवाने के लिए गया। भेड़ घास खाने में मगन थे। सदु एक पेड़ पर बैठ गया था। उधम मचाने वाले सदु को ऐसे चुपचाप बैठे रहने का जम नहीं रहा था। तभी उसे पिताजी की बात याद आ गई। और एक बात ध्यान में रखना, समझे? जंगली जानवर दिखाई दिया कि तुरंत ही आवाज देकर लोगों को इकट्ठा कर लेना। अपने चिल्लाने पर लोग सचमुच आते हैं क्या, ये देखने के लिए सदु अधीर हो उठा और इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया आया रे, भेड़िया आया रे, भेड़िया आया रे, भेड़िया आया रे। ये सुनते ही सारे गांव के लोग अपना अपना काम छोड़कर लकड़ियां लेकर सदु की ओर भागे। भेड़िए को भगाने के लिए कुछ लोग बर्तनों की आवाज करने लगे। ये सब देखकर सदु जोर जोर से हंसने लगा। सदु को हंसते हुए देखकर एक गांव वाला बोला, क्यों रे छोरे, कहाँ है भेड़िया? सदु ने जवाब दिया, भेड़िया भेड़िया कोई नहीं आया है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे चिल्लाने पर तुम लोग आते हो या नहीं, ये देख रहा था। सदु की बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। फिर से ऐसा नहीं करने की सलाह देकर सब चले गए। दूसरे दिन फिर से भेड़ों को चारा खाने के लिए छोड़कर सदु पेड़ पर जा बैठा। आज फिर से गांव वालों का मजाक उड़ाने का तरंग उठा और वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया आया रे, भेड़िया आया रे। सुनते ही सारे गांव लोग जमा हो गए। सदु फिर से हंसने लगा। अब गांव वालों के गुस्से की कोई सीमा न रही। सदु, इस तरह झूठ बोलकर क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो? अरे इस तरह तो जब सचमुच भेड़िया आ गया ना, तब कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। भेड़िया आया रे, भेड़िया आया रे। अरे वो छोरा फिर से अपना मजाक उड़ा रहा होगा। तुम चुपचाप काम करो, चलो। भेड़िया आया रे, ऐसा चिल्लाने के बाद भी लोग क्यों नहीं आए? इस विचार से सदु को अब नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि मैं हर रोज भेड़िए के नाम से फंसाता हूँ, इसलिए लोग चौकन्ने हो गए होंगे। कल मैं कोई और युक्ति लड़ाऊंगा। भेड़िए के बजाय बाघ का नाम लूंगा, फिर तो लोग जरूर फंसेंगे। जैसे सोचा था वैसे ही दूसरे दिन सदु चिल्लाने लगा। बाघ आया रे, बाघ, बाघ आया रे, बाघ आया रे। सुनते ही सारे गांव लोग लकड़ियां लिए बर्तन बजाते फिर एक बार मदद करने भाग कर आए और सदु को हंसते हुए देखकर गुस्से से लाल पीले होने लगे। आज के बाद इस जुटे की मदद के लिए कोई नहीं आएगा, ऐसा तय करके सब वहां से निकल गए। गांव लोगों को फिर एक बार फंसाने का फालतू आनंद सदु के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। अचानक भेड़ क्यों चिल्लाने लगे, ये देखने के लिए सदु मुड़ कर देखने लगा। तुम्हारे डर के उसके होशो हवास उड़ गए, क्योंकि नजर के सामने सचमुच एक बाघ उसके भेड़ को ले जा रहा था। सदु अब बहुत ही डरा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, बाघ आया। झूठा रहेगा। अरे भागो भागो। पर सदु के झूठ से परेशान कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया। अपने झूठ की सदु को बहुत ही कड़ी सजा मिली थी। तो देखा ना बच्चों, झूठ बोलने से हमेशा अपना ही नुकसान होता है। बचाओ, ओ माँ, बचाओ।
बाल मित्रों, चलो फिर एक बार मैं तुम्हें किलबिल जंगल के सफर पर ले चलती हूँ। अरे क्या सोच रहे हो? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इस बार सारे प्राणी जंगल में ही हैं, पर मैं तुम्हारी भेंट कराने वाली हूँ तालाब के किनारे रहने वाले बगुले से। वो देखो, ये हैं अपने बगला बाबू। वाह क्या रुआब है, क्या कड़क व्यक्तित्व है। पर अब वो बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं बेचारे, है ना? वे अब पहले की तरह काम नहीं कर सकते और उत्साह भी ठंडा हो गया है। फिर शिकार कैसे करेंगे? हाँ? पर जवानी के दिनों में बहुत ही फुर्तीले और मेहनती थे। हाँ 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 करते, मछलियाँ और खेकड़ों का शिकार करते थे। हाँ हाँ, दिखाती हूँ। वो देखो। हाँ, पर गए वो दिन। देखे अब खाने को कुछ मिलता है क्या? थके हुए होने के बावजूद बगुला बाबू बढ़िया शिकार कर लेते हैं, खुद ही देख लो। ये उनका नया स्टाइल है। मछली पकड़ने की पारंपरिक पद्धति में वे बदलाव लाए हैं। अरे अरे, लगता है मछलियाँ आ गई। ये ऐसे शक की नजर से मत देखो, होता है कभी कभी। अरे अरे बगुला बाबू, वहाँ देखिए। हाँ, आजकल खेखड़े भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कुछ सोचिए तो सही, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। मिला कोई उपाय? नहीं ना? ठीक है। अरे वाह, जमा कुछ। अरे ये क्या? ये तो समाधि लगा कर बैठ गए। क्यों भाई बूढ़े बाबा, आज ऐसे गंभीर क्यों हैं? आज शिकार करने नहीं चलना है क्या? नहीं केकड़े बेटे, अब मैं कभी भी शिकार नहीं करने वाला। तो फिर हम किसे परेशान करेंगे? अब क्या बताऊं? अरे मेरे ज्योतिषी मित्र ने बताया है कि किलबिल जंगल में फिर से अकाल आने वाला है और लगभग 5-10 साल तो बारिश ही नहीं होगी। फिर तुम लोग जियोगे कैसे? मेरा क्या? मैं तो उड़कर दूसरे तालाब पर चला जाऊंगा, पर तुम लोगों का क्या होगा? तुम कैसे जाओगे? ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। क्या? कैसी बात कर रहे हो? फिर से अकाल? वो भी पूरे 10 साल के लिए? अरे बाप रे, बगले बाबा तुम ही मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ। सो तो है, पर तुम्हें भी वो मंजूर होना चाहिए। तुम बताओ, मैं सभी जलचर प्राणियों को बताऊंगा, सबको मंजूर होगा। फिर तो ठीक है ना? तो फिर सुनो, देखो यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है, उसमें बहुत सारा पानी है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी पीठ पर सवार होकर आना होगा। क्या? तुम्हारी पीठ पर सवार होकर? मैं जानता ही था, तुम्हें मेरा भरोसा ही नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा दुखी होकर बैठा था। तुम मरो खुशी से, भाई मैं तो चला। ठहरो, सब तैयार होंगे, पर तुम पहले किसे ले जाओगे वो तो बताओ। पहले मैं मछलियाँ खा लूं, फिर इस केकड़े को भी ले जाऊंगा। हाँ, पहले इन मछलियों को, बेचारी बहुत छोटी है ना,
वरना बेचारी मर जाएंगी। इसलिए पहले इन्हें ले जाऊंगा। ठीक है। बाप रे, देखे ना बच्चों बगुले बाबू की शक्ल। पर बच्चों, बगुला बाबू मछलियों की मदद नहीं कर रहे थे, उन्हें दूर ले जाकर हड़प जाते थे। इस तरह 2-3 दिन चलने के बाद वो खेकड़े के पास गए। खेकड़े भाई को देखकर उनके मन में विचार आया, कई दिनों से मछलियां खा खा कर ऊब गया हूँ, तो आज इस केकड़े को हड़प कर लिया जाए। केकड़े बेटा, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बगुले बाबा, इस तालाब के सारे जलचर प्राणी आपके आभारी हैं। तो चलो, अब हम जल्दी ही चलते हैं। देखा ना बच्चों, बगुले बाबू कितने दूर थे। वो खेकड़े को हड़प जाने की सोच रहे हैं। उसे लेकर वो अपने घर के पास आते हैं, पर चालाक खेकड़े ने मरी हुई मछलियों की हड्डियां और कांटे देखे तब जो समझना चाहिए था वो समझ गए। बगुले बाबा, आहिस्ता चलिए ना, मैं गिर जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ूं? बगुले बाबू को तो खेकड़े की दावत मिलनी थी, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, पकड़ो ना, कोई तकलीफ नहीं है। खेकड़े ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाया, कसकर बगुले की गर्दन पकड़ ली। क्यों बूढ़े बाबा, धूर्त कहीं के, मदद करने का नाम लेकर सारी मछलियाँ हड़प कर गए। अब अच्छा सबक सिखाता हूँ तुम्हें। देखा ना बच्चों, लोभ ठीक है पर अति लोभ अच्छा नहीं। इससे संकट खींचे चले जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तरुवर नाम के एक जंगल में एक दिन सारे सियारों की सभा बुलाई गई थी। आज फिर चांडक नाम के सियार के खिलाफ फरियाद आई थी। एक सियार विनती भरे स्वर में महाराज को बता रहा था, महाराज, इस चांडक को कभी भी हमारे साथ शिकार के लिए मत भेजिएगा। बड़ा ही बेवकूफ है वो। इसकी बेवकूफी के कारण आज फिर हमारे हाथ से शिकार निकल गया। ये सुनकर महाराज चांडक पर गुस्सा हो गए, क्योंकि चांडक के कारण शिकार निकल जाने का ये तीसरा मौका था। महाराज ने चांडक से कहा, चांडक, तुम्हारी बेवकूफी के कारण हम सबको भूखे मरने की बारी आएगी। अब तुम दूर हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बिरादरी के सामने इस तरह अपमानित हुआ चांडक अत्यंत निराश हो गया। उसे लगा कि वो इस जंगल में रहने के लायक ही नहीं है। सियार के बदले अगर कुत्ते का अवतार मिला होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने पाला तो होता, 2 कौर आराम से खाने को तो मिल जाते। इस तरह अपने बारे में सोचता चला जा रहा चांडक कब जंगल से बाहर आ गया, इस बात का उसे पता ही नहीं चला। पर सामने एक घर दिखाई देने पर वो होश में आ गया। घर का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के सामने एक पिंजरा झूल रहा था। उस पिंजरे में एक तोता आराम से बैठा हुआ था। तोते को देखते ही चांडक के मुंह में पानी आ गया। वो अब दबे पांव उस घर के पास पहुंच गया। वैसे पिंजरा बहुत ही ऊपर था। अब क्या किया जाए, ऐसा सोच ही रहा था कि चांडक को बाजू में रखी हुई सीढ़ी दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से चांडक ने उस सीढ़ी को खड़ा किया, पर यहाँ भी वो अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करने से नहीं चूका। सीढ़ी दीवार से लगाकर खड़ी करने के बजाय उसने बाजू में रखे हुए पानी के पीपे से लगाकर वो सीढ़ी खड़ी की।
और उस पर चढ़ने लगा। आखिर जो होना था वही हुआ। तोते ने मारे हुए हल्के से धक्के के कारण चांडक संतुलन गंवाकर दूसरी दिशा में गिर पड़ा, वो भी सीधे पीपे में। पीपे से बाहर आने पर अब चांडक को अपने आप की शर्म आने लगी। पिंजरे में बंद तोते का शिकार करना भी नहीं जमता। छे! इस विचार मात्र से वो बहुत ही लज्जित हो गया। अब सोचने लगा कि वापस बिरादरी में जाकर महाराज से क्षमा मांगी जाए। वो फिर से जंगल में चला गया। जंगल में से जब वो जा रहा था कि अचानक सामने बाघ आ गया। बाघ से डरकर खुद भाग गया, ये बात तो चांडक समझ सकता था, पर उसे देखकर बाघ क्यों भाग निकला, ये बात उसकी समझ में नहीं आई। बाघ चला गया, ये देखकर चांडक अब आगे बढ़ा। बाघ के डर के कारण चांडक का गला बिल्कुल सूख गया था, इसलिए पास के ही एक तालाब पर चांडक पानी पीने आया। देखा ना, कैसा मूर्ख मेढक है, मुझसे डर रहा है। मैं क्या ऐसा डरावना हूँ क्या? ऐसा बोलते बोलते वो पानी पीने के लिए झुका। अरे, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, पर मैं नीले रंग का कैसे हो गया? हाँ, यानी पहले जिस घर के पास गया था वो एक धोबी का घर था और उसने तैयार किए हुए नील के पीपे में गिरने के कारण खुद पर ये नीला रंग चढ़ गया। ये बात अब चांडक की समझ में आ गई, इसी कारण वो बाघ डर के मारे भाग निकला। यानी अब सारे प्राणी मुझसे डरेंगे, सब पर हुकूमत चलाने का ये अच्छा मौका है। ऐसा सोचते हुए पेट भर के पानी पीकर चांडक सीधा अपनी बिरादरी की ओर चल। हमेशा की तरह सियारों की सभा भरी हुई थी। चांडक को देखते ही सारे सियार थर थर कांपने लगे। महाराज के दांत भी डर के मारे किचकिचाने लगे। सबको डर के मारे कांपते हुए देखकर चांडक को बड़ा मजा आया। वो बोला, सुनो, मैं कांचनवन जंगल से आया हूँ। तुम्हारे इस तरु पर जंगल पर राज करने की मेरी इच्छा है। अभी अभी अपने आप को इस जंगल का राजा कहलाने वाले उस विक्रांत सिंह का वध किया है मैंने। मेरे पंजे के एक ही फटके से उसे अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। तो तुम भी अपने राजा के रूप में मेरा स्वीकार करो, वरना तुम्हारे हाल भी उस विक्रांत सिंह जैसे ही होंगे। चांडक की बात सुनते ही सियार महाराज फटाक से कूदकर सिंहासन से उतर गए और बोले, अरे, आप जैसा शूरवीर राजा मिलना वो तो हमारा सौभाग्य है। आइए ना, आइए सिंहासन पर विराजिए। घबराए हुए सियार महाराज ने चांडक को सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठने की विनती की। चांडक भी अकड़ कर चलते चलते सिंहासन की ओर बढ़ा। ये सब एक बुजुर्ग सियार तेजुम्न देख रहा था। वो कई सालों से सियार महाराज के विश्वासु सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। उसके मन में पहले से ही शक का एक कीड़ा चहल पहल कर रहा था। अगर ये दूसरे जंगल से आया है तो उसे कैसे पता चला कि इस जंगल के राजा का नाम विक्रांत है? और अगर इसने उस विक्रांत की हत्या की है तो फिर सारे जंगल का राजा बनकर सारे प्राणियों पर राज करने के बजाय ये यहाँ हमारी बिरादरी का राजा बनने क्यों आया है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त विचार तेजुम्न के दिमाग में आया। वो चांडक के पास गया और बोला, अब आप हमारे नए महाराज बने हैं तो जंगल के कुछ प्राणी आपके लिए नजराना पेश करने आए हैं, तो आप इसका स्वीकार कीजिए। जरूर जरूर।
चांडक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा। महाराज, कुछ सियार आपके स्वागत के लिए जय जयकार की घोषणा करना चाहते हैं, ताकि जंगल के अन्य प्राणियों को आप नए महाराज बने हैं इस बात का पता चलेगा। चांडक बोला। जरूर जरूर। जैसे ही चांडक ने परवानगी दी, सब सियार कुई कुई करने लगे। अपने स्वागत में हो रही कुई कुई सुनकर चांडक को बहुत खुशी हुई। अपने नए भेष की बात भूलकर कुछ ही देर में वो खुद भी कुई कुई करने लगा। इसी घड़ी का तो इंतजार था तेजोन्म को। उसने सियार महाराज से कहा, महाराज, कोई भी प्राणी भले अपना बाह्य रूप कितना भी बदल ले, तो भी वो अपना असली स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। ये और कोई नहीं है, अपनी बिरादरी से निकाल बाहर किया गया चांडक ही है। चांडक का भांडा फूटते ही सारे सियारों ने उसकी जम के पिटाई की और फिर एक बार बिरादरी से निकाल दिया। तो बच्चों, याद रखना, किसी भी प्रकार का ढोंग लंबे अरसे तक टिकता नहीं। कांचनवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के फलों के पेड़ लहरा रहे थे। सभी पशु पंखी बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे। इसी जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर कई बंदर रहते थे। दिन भर पेट भर फल खाते रहते और पेड़ पर कूदते रहते थे। बस यही उनका काम था। इन बंदरों में एक बहुत ही नकलखोर बंदर था। उसका नाम था बबलू। अरे वो क्या, सामने ही तो है बबलू। बबलू, ओ बबलू। अरे बाप रे, देखा ना, ऐसा है बबलू, कभी शांत बैठता ही नहीं, किसी ना किसी की नकल करता ही रहता है। इसमें उसे बहुत ही मजा आ रहा है। बड़ा हो या छोटा, बबलू की नजर में सब समान। दूसरों का मजाक उड़ाकर आनंद पाना, इतना ही वो जानता था। पर इसके कारण दूसरे को क्या तकलीफ होती होगी, इस बात की उसे परवाह ही नहीं थी। दिन ब दिन बबलू के कारनामे बढ़ते ही जा रहे थे। किसी को उसे समझाने की जरूरत थी। आओ दोस्तों, हम समझाने की कोशिश करें। बबलू, ओ बबलू, हाँ? सुन रहे हो क्या? अरे हाँ, गड़बड़ में तुम्हें एक बात बतानी तो बाकी रह गई। ये है सुतार काम करने वाले दो भाई। ये है चंपक और ये मोटूमल। जंगल से लकड़ी काटकर फलियां बनाकर उसे बाजार में बेचना, ये उनका व्यवसाय है। पर ये लोग भी बबलू के कारनामों से बच नहीं पाए। बबलू की ऐसी बंदरगिरी से मोटूमल को बहुत ही गुस्सा आता था। लकड़ी का हाथ में आया वो टुकड़ा उठाकर बंदर को मारने के लिए फेंकता था। फिर वो बंदर भी पेड़ से फल तोड़कर उन पर फेंकते थे। अब मोटूमल को और भी गुस्सा आता था। उसे लाल पीला होते हुए देखकर बबलू को और मस्ती चढ़ती थी। सबको लगता था कि बबलू को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। और एक दिन ये समय भी आ गया। चंपक और मोटूमल एक बहुत ही बड़ा लकड़ा काट रहे थे। दोपहर में भोजन का समय हो गया, फिर भी काम चालू था। मोटूमल बोला, काम खत्म होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है, पर मारे भूख के मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। पहले हम जाकर भोजन कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। चंपक को भी भूख तो लगी ही थी, इसलिए लकड़े की दरार में लकड़ी की फांस फंसाकर दोनों भोजन के लिए चले गए। पेड़ पर बैठे हुए बबलू ने उनको जाते हुए देखा। आज कुछ नया करने को मिलेगा, इस विचार से वो खुश हो गया। अब वो दोस्तों के साथ लकड़ी काटने के लिए तैयार हो गया।
पर इस गड़बड़ में अपनी दुम लकड़ी की दरार में गई है, ये बात का उसे एहसास ही नहीं हुआ। काटने में बाधा रूप लकड़ी की फांस निकालने की बबलू कोशिश करने लगा। दोस्त भी बबलू जोर लगा के हैया ऐसा कहते हुए उसे चढ़ाने लगे। फिर क्या, बबलू ने पूरा जोर लगाकर लकड़ी की वो फांस खींच डाली। इसके कारण बबलू की धूम लकड़ी की दरार में पूरी तरह फंस गई और वो जोर जोर से चीखने लगा। तभी चंपक और मोटूमल वहां आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर बाकी सारे बंदर भाग निकले, पर बबलू को बुरी तरह फंसा हुआ देखकर मोटूमल को बेहद खुशी हुई। उसने वहां पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और बबलू की अच्छी खासी धुलाई की। आखिर चंपक को बबलू की दया आ गई और उसने बबलू को छुड़वाया। देखा दोस्तों, एक बात याद रखना, जिसका काम वही करे। बेकार का उद्यम हमेशा संकट का ही कारण बन जाता है।